बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में सबसे बड़ा नाम सामने आया है। दरअसल एनसीबी को दीपिका पादुकोण की ड्रग की व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, जिसमें वो ड्रग्स के लिए क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से ड्रग्स के बारे में पूछ रही है। दीपिका ने चैट को पूछा है कि माल है क्या। दीपिका का नाम सामने आने के बाद से बॉलीवुड में सनसनी है। हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। आपको ये बता दें कि इस व्हाट्सएप चैट के जरिए अब एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिछले एक महीने में कुल मिलाकर जितने धमाके नहीं हुए, उन सबसे बड़ा धमाका एक दिन में हो गया। सुशांत सिंह केस से जुड़े बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन केस के तार सोमवार को ऐसे पावर हाउस तक पहुंच गए कि देखने सुनने वालों को सीधे 11,000 वोट का झटका लगा। एस से श्रद्धा कपूर, एन से नम्रता शिरोडकर और डी से दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में ड्रग्स के अड्डों की तलाश में लगी एनसीबी को दीपिका के तौर पर सबसे बड़ा पत्ता हाथ लगा है। वो भी ऐसे वैसे नहीं, नाम पते और पूरे ब्यौरे के साथ। एनसीबी सूत्रों के हवाले से दीपिका की ड्रग्स की चैटिंग भी सामने आ चुकी है, जिसकी भाषा साफ तौर पर बता रही है कि जिस बारे में बात हो रही है वो निश्चित तौर पर बेहद संदिग्ध है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर आ रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। इस चैट में सुपरस्टार दीपिका पादुकोण जिस करिश्मा से ड्रग्स की मांग कर रही हैं, उसका सीधा ताल्लुक जया साहा से है, जो सुशांत सिंह केस में एनसीबी के रडार पर हैं और कई बार इससे पूछताछ भी हो चुकी है। करिश्मा नाम की यह महिला जया की ही कंपनी में मैनेजर है और एनसीबी की टीम करिश्मा तक जया की बदौलत ही पहुंची। दीपिका का सच क्या है, इसकी नींव करिश्मा ही रखेगी। लिहाजा एनसीबी ने करिश्मा को सोमवार को ही समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। जाहिर है सवाल जवाब की बारी दीपिका की भी आने वाली है और आने वाले दिनों में इसी दस्तक से फिल्म इंडस्ट्री में छिड़ा गैंग वॉर और भी तेज हो गया है। मेरे साथ बोलिए। डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथाकथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। करिश्मा से जब पूछताछ करेगी एनसीबी तो साफ तौर पे 28 अक्टूबर 2017 को जो चैट हुई थी जिसमें माल के बारे में बात किया जा रहा है, माल से उनका सीधा मतलब था कि गांजा या हैश ये उनके पास में है या नहीं, इसको लेकर जो बातचीत की जाएगी उससे कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दीपिका ड्रग्स क्यों मंगा रही थी। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच के साथ ही ये वीडियो भी जमकर सुर्खियों में है। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि ये तस्वीरें फिल्म निर्माता करण जौहर की पार्टी की हैं, जिसमें दिखने वाला हर सितारा नशे की गिरफ्त में है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हीं में से एक चेहरा बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम अब एनसीबी की रडार पर है, वो भी सबूतों के साथ। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दिवेश हमारे संवाददाता हैं, साथ ही मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिवेश, आपका रुख करते हुए किन किन को आज समन भेजा जाएगा? दीपिका पादुकोण तक भी एनसीबी के तार पहुंच चुके हैं और अब दीपिका पादुकोण की बारी है क्या पूछताछ की? जी नेहा, आपको बता दें कि अब जो एनसीबी का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का। उन्होंने क्वान मैनेजमेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की जो मैनेजर हैं करिश्मा, उन्हें बुलाया है, जया साहा को बुलाया है और अब वो सारे वो एक्टर जिनके नाम सामने आए हैं, दीपिका पादुकोण और अन्य लोग, उन सारों को समन भेजने की तैयारी में है। आज क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के जो मैनेजर हैं करिश्मा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे डिटेल ली जाएगी, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बाद एक पुख्ता केस, एक पुख्ता एविडेंस तैयार कर दीपिका पादुकोण से आगे की पूछताछ की जा सकती है। दीपिका पादुकोण देश में है या नहीं, इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, पर
उनके मैनेजर को समन भेजा जा सकता है। ये हमारे सूत्र एनसीबी से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से बता रहे हैं और बहुत ही जल्द उन्हें तलब कर बुलाया जाएगा, उन्हें समन कर बुलाया जाएगा और एक डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी कि क्यों वो ड्रग्स के बारे में चर्चा कर रही थी, क्यों वो ड्रग्स की डिमांड करिश्मा से कर रही थी। नेहा, मुनीश हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। मुनीश, इन व्हाट्सएप चैट्स में कई कोड्स का इस्तेमाल किया गया है। ये कोड दरअसल नामों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और क्या कुछ डिकोड कर पाई है अभी तक एनसीबी इन व्हाट्सएप चैट से? कुछ और नए नाम, नए खुलासे आने वाले वक्त में? जी देखिए नेहा, इसमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत तो हुई थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस को लेकर, रिया चक्रवर्ती के ड्रग के कनेक्शन को लेकर। उसी में सबसे बड़ा नाम आया था जया शाह का। उस वक्त जया शाह ने कहा था कि जो सीबीडी ऑयल की बात वो सुशांत के लिए कर रही थी, दरअसल वो उनको रिलैक्स करने के लिए था, क्योंकि उस वक्त वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी जो बीमारियां हैं उससे जूझ रहे थे, ऐसा उन्होंने दावा किया था। लेकिन जब जया शाह के फोन को खंगालना शुरू किया गया तो पता चला कि कई ऐसे नामों की बड़ी लिस्ट है उनके पास में जिनको ड्रग सप्लाई कहीं ना कहीं की जा रही थी। और उसी में एक और नाम आया जो कि उनके लिए काम कर रही थी, करिश्मा का। करिश्मा जो है वो उस वक्त 2017 की चैट है, 2017 में वो दीपिका पादुकोण के लिए बतौर मैनेजर का काम कर रही थी। और 2017 की चैट में जब करिश्मा के जो चैट है दीपिका के साथ में, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि क्या तुम्हारे पास वीड हैश है? वीड नहीं चाहिए मुझे, वीड का मतलब होता है गांजा, हैश का मतलब होता है चरस, जो अपने आप में और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इसीलिए अब जो एनसीबी है उनका ये कहना है कि आज जब करिश्मा से पूछताछ होगी तो सबसे पहले इस दावे की पुष्टि की जाएगी कि आखिरकार ये ड्रग चैट सही है या नहीं है, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है दीपिका पादुकोण के खिलाफ में। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। जया शाह से भी एक बार फिर से पूछताछ होगी, लेकिन इसमें सबसे मुख्य हो जाएगा क्योंकि करिश्मा का चैट बॉलीवुड की उस अभिनेत्री से है जो आज की टॉप क्लास की अभिनेत्री है और कहीं ना कहीं लगातार वो कई ऐसे मुद्दों पर बात करती आई हैं, लेकिन अब वो खुद ही फंस चुकी हैं यहाँ पर। और दीपिका पादुकोण, बहुत मुमकिन है कि आज जब पूछताछ होगी इन दावों की पुष्टि कर लेगी एनसीबी करिश्मा से, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। लौटूंगी मैं आपके पास। मुनीश और दिवेश हमारे दो संवाददाता बने हुए हैं मुंबई से हमारे साथ, लेकिन एक एक करके बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं उनके नाम ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ते जा रहे हैं। शुरुआत रिया चक्रवर्ती से हुई, बात दीपिका पादुकोण तक आ गई। बॉलीवुड की 7 ऐसी एक्ट्रेसेस हैं अभी तक जो कि एनसीबी के रडार पर हैं। रिया के अलावा 6 और नाम सामने आ चुके हैं, दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, राकुल प्रीत के साथ सिमोन खंबाटा का नाम भी ड्रग्स मामले में सामने आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स मामले में एनसीबी इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहा है। ड्रग्स चैट में जिन बड़ी हस्तियों का नाम सामने आया है, जल्द उनसे पूछताछ की जाएगी। आज एनसीबी ने क्वान कंपनी से जुड़ी जया साहा, करिश्मा और कंपनी के सीईओ ध्रुव को पूछताछ के लिए समन किया है। आपको ये भी बता दें कि ये जया साहा ही है जिसका रिया और दीपिका दोनों से कनेक्शन सामने आया है। एनसीबी जया साहा को बेहद अहम कड़ी मान रही है। सुशांत केस की जांच जब ड्रग्स तक पहुंची तो बॉलीवुड में एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। रिया के बाद एनसीबी को बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाली एक और कड़ी मिल गई है। इसके जरिए वो नशे में झूमने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों को बेनकाब कर सकती है। ये कड़ी है सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर जया साहा। जया साहा के मोबाइल फोन से रिट्रीव किया गया डेटा ये बताता है कि वो बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज को ड्रग्स की सप्लाई किया करती थी। एनसीबी ने जया साहा से 4 घंटे तक पूछताछ की है। इस पूछताछ में ड्रग्स को लेकर धमाकेदार खुलासे हुए हैं। इनमें से ही एक ये ड्रग चैट है जिसमें श्रद्धा कपूर जया से सीबीडी ऑयल मांग रही है। इसमें जया कहती हैं, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जिंजर के साथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो,
मैं फिर भी SLB से मिलना चाहती हूँ। बताया जा रहा है कि SLB बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है। जया के मोबाइल से रिट्रीव किए गए डेटा से एक और खुलासा भी हुआ है। ये एक और ड्रग चैट है जिसमें जया और 90 के दशक की एक अभिनेत्री के बीच बातचीत हो रही है। इस अभिनेत्री का नाम N से शुरू होता है और वो नम्रता शिरोडकर हैं। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा MD दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। जया साहा को लेकर ये बात सामने आई है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी उसके व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं। जांच एजेंसी ने जया से पूछा है कि सेलेब्स के लिए वो CBD ऑयल कहां से मंगवाती हैं। यही नहीं, उसके चैट में अमित और SLB जैसे नामों का जो जिक्र आया है, उनके बारे में भी पूछताछ की है। अब NCB ये पता लगाने में जुटी है कि जया साहा बॉलीवुड की कितनी सेलिब्रिटीज को CBD ऑयल दिलाती हैं और ये CBD ऑयल उसके पास आता कहां से है। जया साहा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान से जुड़ी हैं, जो सेलिब्रिटी के वर्क प्रोफाइल और अकाउंट मैनेज करती हैं। ड्रग्स से जुड़े जो मामले सामने आए हैं उसमें करिश्मा का भी नाम है। करिश्मा भी उसी क्वान कंपनी की स्टाफ हैं। लिहाजा NCB ने क्वान के CEO ध्रुव, जया साहा और करिश्मा को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोमवार को भी जया साहा से 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। आज NCB जया साहा, करिश्मा और श्रुति मोदी को एक साथ बिठाकर सवाल जवाब करने वाली है, जहां कुछ और बड़े नाम और खुलासे हो सकते हैं। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। दिवेश और मुनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मुनीश का रुख करेंगे। मुनीश, जिस तरीके से जया साहा का कॉमन लिंक सामने आ रहा है, तमाम चैट्स में उनका नाम मौजूद है, ऐसे में तो यही लगता है कि एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर के रूप में काम कर रही थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो ये टैलेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में अगर किसी को आगे बढ़ना है, उनको विदेशों में अगर कोई बड़ा असाइनमेंट चाहिए, बड़ा कोई उनको काम करना है, तो बिना इस टैलेंट मैनेजमेंट के कुछ होता नहीं। यहाँ तक कि पब्लिक अपीयरेंस जो होता है हिंदुस्तान में, वो सब कुछ यही लोग डिसाइड करते हैं। इसीलिए ना सिर्फ दीपिका पादुकोण, बहुत बड़ी बॉलीवुड की हस्तियां हैं, वो इनके साथ में लगातार जुड़ी रहती हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जया साहा के बाद में कि जो ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो सिर्फ टैलेंट मैनेजमेंट नहीं कराती है, बल्कि ड्रग्स का मैनेजमेंट भी कराती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चैट जया साहा के सामने आए हैं, उसके अलावा करिश्मा के सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर ये बात तो पता चल रहा है कि चाहे सुशांत का मामला हो, चाहे दीपिका पादुकोण का मामला हो, चाहे और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां हैं, अगर उनको ड्रग्स की जरूरत है तो ना सिर्फ ये ड्रग्स मुहैया कराते थे, बल्कि उनके लिए अरेंज भी करते थे, कहीं से लेकर आते थे। और यहाँ पर जया साहा का रोल बहुत ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि अगर ये चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं, साबित हो जाती हैं, तो उनके ऊपर ना सिर्फ NDPS एक्ट के तहत मामला बन सकता है, बल्कि खरीद फरोख्त का भी मामला बनेगा। क्योंकि एक तरफ तो जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं, दीपिका पादुकोण जैसे लोगों को ड्रग्स मुहैया करा रही हैं, बट वो किसी पेडलर से खरीद भी रही हैं। और जो चैट है NCB के पास में, उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे चैट हैं जिसमें कि ड्रग पेडलर से ही बात हुई है। तो अब देखना होगा कि आज जो पूछताछ होगी उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लौटूंगी मैं आपके पास। दिवेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिवेश, आज किस किस से पूछताछ होगी या फिर किन किन को समन भेजा जाएगा, क्या जानकारी? जी, आज करिश्मा से पूछताछ होगी, जो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट की मैनेजर हैं, जया साहा की कलीग हैं और दीपिका पादुकोण का अकाउंट हैंडल करती थी। उन्हीं के साथ उनकी चैट सामने आई है। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस के तौर पर ये रोल जो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो अपने क्लाइंट जो भी एक्टर्स थे, दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, अगर वो उन्हें ड्रग्स मुहैया कराते थे तो उनके ऊपर भी वही केस बनता है। सेक्शन 27A, जो कि रिया चक्रवर्ती पर सेक्शन लगा है, फैसिलिटेटिंग एंड प्रोक्योरिंग ड्रग्स, यानी ड्रग्स को मुहैया कराना और ड्रग्स मुहैया कराने के लिए उसको फैसिलिटेट करना, उसको उसकी सुविधा अवेलेबल कराना।
ये एक बहुत ही सीरियस सेक्शन है। कंजम्पशन और जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दूसरे सेक्शंस 8C और 29, 28 जो लगे हैं, उनमें सबसे सीरियस सेक्शन 27A होगा, जिसके तहत रिया चक्रवर्ती को आपको बताएं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से बेल नहीं मिली, फिर सेशंस कोर्ट से भी उन्हें बेल नहीं मिली। वही सेक्शन इनके ऊपर भी अप्लाई होता है अगर ये सिद्ध हो जाता है और एनसीबी इन्हें चार्ज करती है तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश और मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि ड्रग्स मामले में ये नए नाम सामने आ रहे हैं जिनसे अब पूछताछ की जा सकती है। और ड्रग्स मामले में ही रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की जिन 25 हस्तियों का नाम लिया था उन पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जहां सुशांत की मैनेजर जया साहा और श्रद्धा कपूर के व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, वहीं उसने श्रद्धा के साथी सारा अली खान, राकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा से पूछताछ की तैयारी भी की है। रुपहले पर्दे पर अपने हुस्न का नशा बिखेरने वाली ये हसीनाएं खुद नशे के जाल में फंस चुकी हैं। एक बड़ा नाम सारा अली खान का है। वहीं एनसीबी की ताजा पूछताछ में सुशांत के बिजनेस मैनेजर जया साहा और कई अभिनेत्रियों की ड्रग चैट सामने आई है। इनमें से एक श्रद्धा कपूर भी हैं। इससे पहले एनसीबी ने सुशांत केस में जब ड्रग्स एंगल की पड़ताल शुरू की तो रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड की उन 25 हस्तियों का नाम सामने रख दिया जो ड्रग्स के नशे में झूमते हैं। उनकी पार्टियों में ड्रग्स का खुलकर इस्तेमाल होता है। तहकीकात आगे बढ़ी तो सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आया है। रिया के बाद अब इन सब की भी बारी आ गई है। एनसीबी इसी हफ्ते इन चारों को पूछताछ का समन भेजेगी। एनसीबी का दावा है कि रिया ने इन चारों का नाम लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बड़े अधिकारी, उन्होंने आज तक को बताया है कि इस शुक्रवार तक सभी को सम्मन भेज दिया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि आज कुछ लोगों को सम्मन भेज दिया जाए और शुक्रवार तक जो 4 नाम आए हैं, जिसमें सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर, इन चारों को सम्मन भेज दिया जाए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 टीमें इन चारों से पूछताछ करेंगी। एक टीम एसआईटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जब ये पूरा केस आया था सुशांत के केस में ड्रग्स कनेक्शन की, तो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, तो वो पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ जो मुंबई की टीम है वो भी मैं बताऊं आपको पूछताछ करेगी। इनमें श्रद्धा कपूर का नाम तो टैलेंट मैनेजर जया साहा ने भी ले लिया है। जया साहा के साथ श्रद्धा कपूर की चैट सामने आ गई है। श्रद्धा कपूर इस चैट में जया साहा से सीबीडी ऑयल नाम का ड्रग्स मांग रही हैं। श्रद्धा कपूर सुशांत के फिल्म की हीरोइन रह चुकी हैं। सारा अली खान भी सुशांत की फिल्म की हीरोइन थी। ये दोनों सुशांत की पार्टियों में भी जाती थी। सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा रिया की पक्की फ्रेंड थी। रिया के साथ ये मुंबई के एक जिम में जाती थी, वहीं पर इनकी दोस्ती हुई थी। दरअसल रिया ने दावा किया था कि फिल्म केदारनाथ से पहले से ही सुशांत को नशे की लत लग चुकी थी। सारा अली खान इस फिल्म में सुशांत की को स्टार थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। एनसीबी से पूछताछ में भी रिया ने सारा अली खान का नाम लिया था। उसके अलावा रिया ने एनसीबी को श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह के बारे में भी बताया था कि वो ड्रग्स लेती हैं। सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस में एनसीबी ने बोटमैन जगदीश से पूछताछ की तो पता चला कि फार्म हाउस और आपत्ति गवंडे आइलैंड पर होने वाली पार्टियों में ये सभी शामिल हुआ करते थे। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने जब फार्म हाउस के मैनेजर से बात की तो खुफिया कैमरे पर उसने कहा कि पार्टियों में सारा अली खान भी आती थी। आता था और कौन आता था सारा अली खान भी आती थी और बाकी तो ये रिया लोग आती थी।
अब बॉलीवुड की कई हस्तियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इस केस में बड़े बड़े नाम जुड़ते जा रहे हैं। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। सुशांत मौत मामले की अब बात करेंगे। आज इस हाई प्रोफाइल केस में बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में एम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें विसेरा की दोबारा जांच की रिपोर्ट सामने आ सकती है। इस बैठक में माना यही जा रहा है कि सीबीआई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सुशांत की मौत मिस्ट्री से हटने वाला है पर्दा। एम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक में तय होगा हत्या या सुसाइड। एम्स की विसरा रिपोर्ट से सामने आएगा सुशांत की मौत का सच। पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ था। मौत से ठीक पहले सुशांत के साथ क्या हुआ, उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह क्या है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं। हर वो राज सामने आने वाला है जिन्हें लेकर अब तक कयासबाजी चलती रही है। एम्स मेडिकल टीम की आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। सीबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में ये मीटिंग बेहद खास है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में सुशांत की मौत को लेकर जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल ओपिनियन तय किया जाएगा। मतलब ये तय होने की उम्मीद है कि सुशांत की मौत की असली वजह क्या है। सूत्रों के मुताबिक एम्स मेडिकल बोर्ड ने सीएफएसएल की रिपोर्ट की पूरी स्टडी की है। फॉरेंसिक टीम ने मुंबई का दौरा किया था। सुशांत के विसरा रिपोर्ट की दोबारा जांच भी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल जवाब भी किए। अब उसी जांच की रिपोर्ट एम्स के मेडिकल बोर्ड को मिल चुकी है, जिस पर आज सीबीआई अधिकारियों के साथ मंथन होना है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की पंखे से लटकती लाश उनके फ्लैट में मिली थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो सुसाइड कर सकते हैं। उनका परिवार भी लगातार आरोप लगा रहा है कि सुशांत को जहर देकर मारा गया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सीबीआई ने एम्स से ऐसे ही सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए मदद मांगी थी। मुंबई गई सीबीआई एसआईटी ने विसरा को दोबारा जांच के लिए दिल्ली एम्स भेजा था। विसरा की जांच के जरिए अलग अलग तरह के जहर और ड्रग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। चूंकि जहर कई तरीके के होते हैं और जहर की मात्रा जांच में सबसे अहम होती है, इसीलिए विसरा की जांच में वक्त लगता है। विसरा की जांच के जरिए एम्स फॉरेंसिक टीम ये जानना चाहती थी कि सुशांत के शरीर में अगर जहर है तो फिर कौन सा है। इसमें कुछ खास किस्म के जहर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे मेटालिक पॉइजन। इसके जरिए ये देखा जाता है कि शरीर में आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह तो नहीं है। वेजिटेबल पॉइजन यानी धतूरा या कनेर तो नहीं। सिंथेटिक ड्रग्स मसलन एमडीएमए, कोकीन वगैरह। कीटनाशक जो फसलों पर कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। एम्स की जांच का असल मकसद इस बात की जांच है कि सुशांत की मौत जहर से हुई या नहीं। हालांकि कालीना फॉरेंसिक लैब ने अपनी विसरा जांच रिपोर्ट में जहर की बात से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में सबकी नजरें अब एम्स की विसरा जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं। इसी के आधार पर सीबीआई की आगे की जांच की दिशा तय होगी। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से 8 सांसदों के निलंबन पर राजनीति तेज हो गई है। निलंबन के खिलाफ 8 सांसदों ने संसद परिसर में रात बिताई। तो अब उपसभापति हरिवंश ने 1 दिन के उपवास का ऐलान कर दिया। हरिवंश आज सुबह चाय लेकर सांसदों के पास गए। सांसदों ने चाय तो पी, लेकिन मीडिया के साथ लेने पर भी सवाल उठाए। उधर पीएम मोदी ने सांसदों से उपसभापति की मुलाकात को संसदीय आचरण की बेहतरीन मिसाल बताया और कहा है कि हरिवंश ने लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, साफ तौर पर संदेश यहां पर यह दिया जा रहा है कि कोई भी हो, इस तरीके का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आप धरना करते हैं तो हमारी तरफ से हर संभव कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो आगे आपकी मर्जी। बिल्कुल, देखिए, लेकिन दोनों तरफ से बात ये हो रही है। उपसभापति का कहना है कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, माइक तोड़ा गया और रूल बुक फाड़ी गई। लेकिन जो सांसद धरने में बैठे हैं, 8 सांसद, उनका ये कहना है कि रूल्स को ताक में रखा गया। मेजोरिटी जो हाउस सेंस ऑफ हाउस था
वो नहीं चाहता था उस दिन समय बढ़ाया जाए, उस दिन बिल पास किया जाए, लेकिन जबरदस्ती बिल पास किया गया, उनको निलंबित किया गया जबरदस्ती। और वो कल से धरने पे बैठे हुए हैं गांधी स्टैच्यू के बाहर, रात भर वहीं बिताई उन्होंने। और आज भी वो जब 9 बजे राज्यसभा शुरू होगी उसमें क्या डिसीजन होता है, वो चाहते हैं कि रिवोक किया जाए। वो ब्लेम कर रहे हैं उपसभापति के ऊपर, जबकि उपसभापति आज सुबह चाय लेके गए, उनसे भी ये कहा गया कि किसान विरोधी बिल है, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया हाउस के भीतर। तो दोनों तरफ से है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार उपसभापति हरिवंश उपवास करेंगे उनके विरोध में कि उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। और उसका एक नाराजगी रही है कि इस तरीके से सदन के अंदर इन सांसदों का व्यवहार ठीक ना, विपक्ष का व्यवहार ठीक नहीं था, उसकी नाराजगी के चलते ये आज उपवास करने वाले हैं। और अब तो प्रधानमंत्री ने भी तारीफ कर दी है उपसभापति हरिवंश की। बिल्कुल, सरकार ने तो साफ तौर से कहा ही था और अब प्रधानमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया गया। उस दिन मार्शल भी बुलाने पड़े थे, उनका ये कहने की मारपीट करने की कोशिश की थी सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, ये कहा गया था सदन के भीतर। लेकिन विपक्षी पार्टियां और खासतौर से ये 8 सांसद जिनको निलंबित किया गया, उनका ये कहना है कि हमने कोई मिसबिहेव नहीं किया, हम अपनी बात रख रहे थे और रूल्स का हवाला दे रहे थे, परंपराओं का हवाला दे रहे थे। लेकिन सबने देखा वहाँ पे माइक भी तोड़े गए, रूल बुक भी फाड़ी गई और आसन के पास आकर के उपसभापति के हंगामा किया गया और तमाम चीजें हुई। तो इस बात को लेके खुद उपसभापति अब नाराज हैं उनके व्यवहार से लेकर। हालांकि 8 सांसदों को निलंबित किया गया था उनके व्यवहार के चलते, लेकिन अभी भी जो 8 निलंबित सांसद हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उपसभापति की तरफ से एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई थी। खुद वो उन सांसदों से मिलने गए चाय लेकर के सुबह सुबह तो संसद के भीतर गांधी स्टैच्यू पर, लेकिन उनके साथ आज उनकी सुनी नहीं गई, उनसे चाय भी नहीं ली गई, उनकी चाय को नकार दिया गया उन 8 सांसदों के द्वारा। तो उसके बाद उपसभापति को लग रहा है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और खुद वो उपवास करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर LAC से है, जहां पर सैन्य स्तर पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए कल 13 घंटे बातचीत की गई। बातचीत में दोनों तरफ के सख्त रुख रहा। बातचीत के दौरान भारत ने साफ कहा कि चीन को सभी तनाव वाली जगह से पीछे हटना होगा। भारत ने चीन को पेंगोंग झील के फिंगर एरिया, हॉट स्प्रिंग और डेनसांग में तनाव कम करने के लिए कहा। हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि आगे भी कई राउंड की बातचीत चलेगी। भारत ने चीन को साफ कहा कि अगर चीन यथास्थिति की तरफ नहीं लौटेगा तो भारतीय सेना भी लंबे समय तक ऐसे ही डटी रहेगी। चीन के अड़ियल रवैये की वजह से जल तनाव खत्म होने के आसार कम लग रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि LAC पर लंबे वक्त तक तैनाती के आसार हैं। अभिषेक भल्ला हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लेह लद्दाख से। अभिषेक, आप कई दिनों से वहां पर हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यथास्थिति बरकरार करने की तमाम कोशिशें भारत की ओर से की जा रही हैं, चाहे वो बातचीत की टेबल हो, चाहे वो लड़ाई का मोर्चा हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर तैयारी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मामला अटक जाता है क्योंकि चीन का अड़ियल रवैया है, उसका रुख साफ नहीं होता। एक तरफ तो वो बातचीत करता है, दूसरी तरफ आंख दिखाता है। जी बिल्कुल, चीन का जो ये अड़ियल रवैया रहा है वही कारण है सबसे बड़ा जो तनाव अब 4.5 महीने से चल रहा है। इससे पहले भी 5 बार मीटिंगें हो चुकी थी और जब भी उसमें डिसएंगेजमेंट की बात होती थी, एक प्लान था, लगता था कि आने वाले समय में स्थिति थोड़ी ठीक होएगी, कुछ होता था जिसकी वजह से स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती थी। इस बार जो है सिचुएशन थोड़ी अलग थी। पहली बार भारत ने भी अपने विदेश मंत्रालय से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, एक अफसर गए थे और 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर इस मीटिंग में थे। तो साफ एक सिग्नल था भारत सरकार की तरफ से कि इस बार भारत एक अपना जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो दिखाना चाहता है। और जो पिछले 3 हफ्ते में स्थिति बदली थी, खास करके साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक पर, उसकी वजह से भारत की जो बार्गेनिंग पावर है, जो नेगोशिएटिंग पावर है, वो थोड़ी सी बढ़ी थी। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में ये रोड मैप डीएस्केलेशन का जिसकी बात की गई है ये बनता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर बडगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर इस वक्त भी जारी है। अब तक सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। बडगाम के चरारे शरीफ इलाके में कल रात से एनकाउंटर जारी है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके चलते अब भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और सेना की ओर से ये एनकाउंटर किया गया है। कल रात से ही ये एनकाउंटर की प्रक्रिया जारी है। एक आतंकी को मार गिराया गया है इस मुठभेड़ में। शरारे शरीफ के
आसपास का वो इलाका जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर किया गया। 3 से 4 और आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि छिपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए अब भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।